रावलपिंडी का एक आड़ती था मतीदास। उसने भागते समय लगभग 40,000 की नकदी व कुछ जेवर अपनी कलाई के साथ बांध लिए, मगर एक लुटेरे को जब पता चला कि कलाई के साथ कुछ बंधा है तो उसने मतीदास की कलाई ही काट ली। करनाल में मुस्लिम आबादियों में मुनादी करा दी गई कि मुस्लिम के लिए अलग से बचाव रेलगाड़ियां आ रही हैं, सभी मुसलमान 2 घंटों में रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएं। इस वाक्य को अपनी आंखों से देखने वाले बताते हैं कि उस दिन लगभग 20,000 मुसलमान 1 घंटे में ही रेलवे स्टेशन व रेल लाइनों पर फैल गए थे। इतना कुछ हो जाने के बाद भी अभी तक स्पष्ट नहीं था कि भारत कहां तक होगा और पाकिस्तान कहां होगा। ना भूगोल तय था, ना राजनीतिक ढांचा। गांधी की औपचारिक स्थिति व भूमिका क्या होगी, जिन्ना क्या बनेंगे, कुछ भी स्पष्ट नहीं था। आने वाले कुछ ही दिनों में सभी कुछ तय होना था। नया भूगोल, नई सीमाएं, सार्वभौम प्रभुसत्ता, संपन्न 2 राष्ट्र, सेनाओं का बंटवारा, मुद्रा का बंटवारा, लेनदारियों देनदारियों का बंटवारा, नया राष्ट्रध्वज, नया नाम, नई राजधानी, प्रशासनिक सेवाओं का बंटवारा। सबसे पेचीदा 2 बंटवारे थे। पहला आबादी का स्थानांतरण, दूसरा सरकारी दफ्तरों के सामान का बंटवारा। अस्पतालों में दाखिल गंभीर स्थिति वाले मरीजों का भी तो बंटवारा होना था। पागलखानों का बंटवारा बेहद संवेदनशील था। पागल अपनी राय देने में ना तो कानूनी रूप से सक्षम थे और ना ही मानसिक रूप में। अब यहां अगर मंटो का टोबा टेक सिंह को याद कर लिया जाए तो सारी स्थिति सामने आ जाएगी। कसौली के पागलखाने का बंटवारा बेहद विचलित कर देने वाला था। कसौली जो कि हिमाचल में है, वहां पर लेडी लिनलिथगो टीबी सैनिटोरियम के मुसलमान मरीजों को अस्पताल छोड़ने का निर्देश दिया गया। उनमें ऐसे मरीज भी थे जिनके घाव अभी तक भरे नहीं थे। कई मरीज एक ही फेफड़े से काम कर रहे थे, मगर डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल के मुख्य दरवाजे पर छोड़ दिया और उन्हें धीरे धीरे किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाने के लिए कह दिया। एक डॉक्टर ने उन्हें धीरे धीरे पैदल ही पाकिस्तान की जमीन तक पहुंचने का मशवरा दे डाला। उन मरीजों में से 5 ने कुछ कदम बाहर जाकर ही दम तोड़ दिया। कसौली में ही वहां के सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा डोंडी पिटवा कर ऐलान भी किया गया। ऐलान ये कि सभी मुसलमानों को 24 घंटे में शहर छोड़ने की मोहलत दी जाती है। वहां पर 2000 के लगभग मुसलमान रहते थे और यही स्थिति दोनों तरफ थी। पाकिस्तानी पंजाब में बाबा लाल का डेरा बहुत प्रसिद्ध था और लाखों की श्रद्धा का केंद्र भी। जब दंगे शुरू हुए तो डेरे में लगभग 50 साधु थे। उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया। वे अपने मंत्रों का जाप करते करते काफिले की शक्ल में पैदल ही चल निकले। उनके गुरु संत स्वामी सुंदर सफेद घोड़े पर आगे आगे थे। इन लोगों के निकलते ही डेरे को आग लगा दी गई। साधुओं में से कुछ उसी रास्ते पर मरे हुए भी पाए गए। रावलपिंडी का एक आड़ती था मतीदास। उसने भागते समय लगभग 40,000 की नकदी व कुछ जेवर अपनी कलाई के साथ बांध लिए, मगर एक लुटेरे को जब पता चला कि कलाई के साथ कुछ बंधा है तो उसने मतीदास की कलाई ही काट ली। लायलपुर में एक कपड़ा मिल के बरसों तक एक साथ काम करने वाले मजदूरों में भी दंगों का जहर फैल गया। एक जाति के मजदूरों ने दूसरी जाति के मजदूरों को काट डाला और लायलपुर की पूरी नहर लहू से लाल हो गई। करनाल में मुस्लिम आबादियों में मुनादी करा दी गई कि मुस्लिम के लिए अलग से बचाव रेलगाड़ियां आ रही हैं, सभी मुसलमान 2 घंटों में रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएं। इस वाक्य को अपनी आंखों से देखने वाले बताते हैं कि उस दिन लगभग 20,000 मुसलमान 1 घंटे में ही रेलवे स्टेशन व रेल लाइनों पर फैल गए थे। सभी रेलों में नहीं ठुस पाए। शेष ने वहीं से पैदल मार्च शुरू कर दिया। फाजिल्का के दिवंगत सतनाम दास पंसारी ने मरने से पहले बताया था कि उसके एक मित्र धनीराम पंसारी ने लाशों में से बहता खून अपने व अपने बच्चों के चेहरों पर पोत डाला था, ताकि दंगाई उन्हें भी जख्मी या मरा हुआ समझकर बख्श दें। उस खून की गंध दूर करने में धनीराम पंसारी को बरसों लग गए थे, मगर 3 जून को वहां से निकलते ही आने वाले दिनों की तैयारियां शुरू हो गई थी। वैसे 68 दिनों की यह घोषणा माउंटबेटन ने अपने अगले दिन के पत्रकार सम्मेलन में की थी। वह उस समय के उस क्षण को स्वयं के लिए बेहद गौरवशाली महसूस कर रहे थे। उन्हें अभी पदभार संभाले सिर्फ 2 ही महीने हुए थे। इतना कम अवधि में उन्होंने वह कर दिखाया जो उनके पूर्व अधिकारी वेवल को नामुमकिन लगता था। वह ऑपरेशन मेड हाउस की फाइल को डिकोड कर चुके थे। इसी पत्रकार सम्मेलन में जब उनसे निर्धारित तिथि के बारे में पूछा गया तो उन्होंने यह भी कह दिया, यकीनन तारीख भी तय कर ली गई है। अब तारीख के बारे में सवालों की बौछार शुरू हुई।
हकीकत यह थी कि तब तक माउंटबेटन कोई अंतिम तारीख ना तो तय कर पाए थे और न ही ऐसी किसी तारीख के बारे में अपने प्रधानमंत्री से औपचारिक मंजूरी ले पाए थे। यह बात अलग है कि उन्हें अपने प्रधानमंत्री का पूरा विश्वास व पूरे अधिकार प्राप्त थे। उसी पल उनके मन के किसी कोने में 15 अगस्त की वह तारीख भी गुनगुना रही थी, जिस दिन बर्मा के जंगलों में चली लंबी लड़ाई खत्म हुई थी और जापानी साम्राज्य की सेनाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया था। उन्हें उस पर लगा था कि वह तारीख भी ऐतिहासिक हो सकती है। उन्होंने एकाएक घोषणा की, अंतिम रूप से 15 अगस्त 1947 को सत्ता भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। लंदन स्थित प्रधानमंत्री आवास पर भी पहली बार यह तारीख सुनी गई। प्रधानमंत्री एटली को मालूम था कि माउंटबेटन को तयशुदा समय अवधि में फैसले लेने का पूरा अधिकार दिया जा चुका था, मगर उन्हें लगता था कि माउंटबेटन घोषणा से पहले उन्हें सूचित तो अवश्य करेंगे, ताकि वह भी अपने तौर पर अपने सहयोगियों, प्रतिपक्ष के नेताओं एवं भारत से संबंधित उच्च अधिकारियों को सूचित कर सकें। 25 जुलाई यानी निर्धारित तारीख 15 अगस्त से सिर्फ 20 दिन पहले माउंटबेटन दिल्ली के काउंसिल हाउस में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस से मुखातिब थे। उस समय माउंटबेटन अपनी पूरी यूनिफॉर्म में थे, जिस पर वे सभी तमगे लगे थे जो उन्हें समय समय पर प्राप्त हुए थे। यह उनकी एक विशेषता थी कि ऐसे अवसरों पर वह प्रभावी मुद्रा में रहते थे। उस महत्वपूर्ण बैठक में पटेल भी मौजूद थे। माउंटबेटन सभी राजाओं, महाराजाओं, नवाबों को बता रहे थे कि 15 अगस्त के बाद वह स्वयं ब्रिटिश राजवंश के प्रतिनिधि नहीं रहेंगे और शाही मुखियाओं को स्वयं ही तय करना होगा कि वे किस डोमिनियन में विलीन हों। और साथ ही साथ वो यह भी सुझाव दे रहे थे कि कोई भी फैसला लेने से पूर्व शासक लोग अपनी प्रजा की भावनाओं का जरूर ध्यान में रखें। माउंटबेटन का उस दिन का वक्तव्य बेहद शालीन भी था और दो टूक भी। उस दौरान एक लम्हा ऐसा भी आया जिससे स्थिति और भी स्पष्ट हो गई। कच्छ स्टेट के महाराव के दीवान ने माउंटबेटन से प्रश्न किया कि महाराव जो कि बीमार हैं और लंदन में इलाज करवा रहे हैं, उनकी अनुपस्थिति में कोई भी फैसला कैसे लिया जा सकता है। दीवान ने यह भी कह डाला, अब ऐसी स्थिति में उनकी राय लेने के लिए तार भेजना भी तो अनुचित होगा। माउंटबेटन को दीवान के तेवर पसंद नहीं आए, मगर पूरा संयम इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने सामने रखा कांच का पेपरवेट उठाया और बोले, चलिए मैं आपको इस क्रिस्टल बॉल से पूछकर बताता हूं। और पूरे हॉल में खामोशी छा गई। सबकी नजरें माउंटबेटन पर टिक गई। एक आध मिनट तक उस पेपरवेट पर नजरें गड़ाने के बाद नाटकीय अंदाज में वह बोले, आपके महाराव ने आपके लिए आदेश भेजा है कि आप चुपचाप उनकी ओर से विलय के पत्रों पर हस्ताक्षर कर दें। इस पर कुछ नरेशों की हंसी निकल गई, मगर माउंटबेटन का परोक्ष संकेत सबको मिल गया था और इस तरह अपने कौशल व सूझबूझ के बूते माउंटबेटन ने जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर व एक आध अन्य को छोड़ सभी शेष रियासतें भारत की झोली में डाल दी। और हमेशा की तरह यह आर्टिकल भी डॉक्टर चंद्रत्रिका साहब की कलम से। शुक्रिया।